हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की डिस्कशन को। अभी तक दोस्तों चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पी एम एफ आई एस की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 90% काम या अराउंड 85% काम हमारा पी एम एफ आई एस की बुक से हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। लेकिन वहाँ पर एनालिसिस का जो पार्ट है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में गिवन नहीं है। वहाँ पर आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत एनालिसिस गिवन। हम ये नहीं कह सकते कि एनालिसिस के मामले में वो वाली बुक लैग करती है, बट हम एक साइमल्टेनियसली कुछ एडिशनल चीज़ों को समझने के लिए और अपनी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कशन को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से एक बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के लिए हमें ये वाली बुक को यूटिलाइज करना पड़ेगा, जहाँ पर हमें वेरियस बुक्स की कंपाइलेशंस एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर देखने को मिल जाती है। विजन आईएएस की बुक के बारे में मैंने आपको जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज शुरू करी थी तब मैंने आपको उसके बारे में दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 से इसको देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 1 और 2 जो पी एम एफ आई एस की बुक के थे, वो दो चैप्टर्स की कॉम्बिनेशन की बात इस पहले चैप्टर के अंदर करी गई है, इस वाली बुक के अंदर, विच इज़ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और ये वाली बुक 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ये हमारे पहले पार्ट का पहला चैप्टर है, अशरिंग इनटू मॉडर्न इंडिया, यानी कि एंटरिंग इनटू द फेस ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो शुरू में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं पी एम एफ आई एस में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको न्यू पर्सपेक्टिव डेफिनेटली इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो राइटर शुरू में हमें बता रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ था। सिग्निफिकेंट चेंजेस आए थे भारत की धरती पर, जो एक बार के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मुगल एम्पायर हुआ करता था, वो विभिन्न टुकड़ों के अंदर बट गया था। और बड़ी सारी रीजनल पावर जो हैं उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था, जैसा कि अभी हम इसको पी एम एफ आई एस के अंदर कवर कर चुके हैं। इससे हुआ क्या था, जो पॉलिटिकल कंट्रोल था अभी तक मुगल एम्पायर के हाथ में, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया था अमंग्स वेरियस रीजनल ग्रुप्स। और इनमें अगर हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या फिर पॉलिटिकल कंट्रोल के तितर बितर होने की बात करें, तो उसमें एक प्रोमिनेंट नाम जो हमें देखने को मिलता है, जो कि एक राइजिंग ट्रेंड पर था, डैट वॉज मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर की शुरू से ही इच्छा ये थी कि वो रिप्लेस कर दे आगे चलकर मुगल एम्पायर को। वो अपनी इच्छा में पूरी तरीके से कामयाब होते होते रह गया था, क्योंकि उनके सपने को चकनाचूर कर दिया गया था ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बाय अफगान्स। अब यहाँ पर जो ये रीजनल एम्पायर्स डेवलप होते हैं, इसकी वजह से जो मराठा एम्पायर आया अमंग्स ऑल द रीजनल पावर्स, ये अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करता जाता है इंडिया के अंदर, जैसा कि मुगल एम्पायर वाले भी कर रहे थे और भी रीजनल पावर्स ने करने की ऐसी कोशिश करी। और मराठास का जो इन्फ्लुएंस है वो अपने जेनिथ पॉइंट पर, अपने पीक पॉइंट पर पहुंचता है अराउंड द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। लेकिन अल्टीमेटली जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी इंटेंशन जो थी मुगल्स को रिप्लेस करने की और एक पैन इंडिया एम्पायर बनाने की, वो पूरी की पूरी जो उनकी मंशा थी उसको धूल चटा दी गई थी अफगान्स के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी कुछ हमें इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे यूरोपियंस का आगमन भारत की धरती में, बहुत सारी पावर्स आई थी। प्रोमिनेंट नाम जो लिए जाते हैं, डैट इज़ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल बनाने की कोशिश करी थी भारत की धरती पर। और लोकल जो पावर्स थे, जो लोकल रीजनल पावर्स थे, उनको हरा दिया था वेरियस बैटल्स के अंदर। उन बैटल्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। हम काफ़ी हद तक जान चुके हैं पी एम एफ आई एस से और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बेसिक डिस्कशन से फ्रॉम द एन सी आर टी, बट कुछ न्यू बैटल्स के नाम भी आपको जानने को यहाँ पर मिलेंगे। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो एक चीज़ में सक्सेसफुल हो पाए एज कम्पेयर टू अदर ईस्ट इंडिया कंपनी पावर, कि वो अपना वर्चस्व भारत की धरती पर पूरी तरीके से बना पाए, जिसकी वजह से
बहुत लंबे टाइम का उनका एक शासन भारत की धरती पर शुरू हो गया था, विच इज़ कॉल्ड एज एरा ऑफ कॉलोनियल रूल। शुरू शुरू में, जैसा कि मैंने आपको डिस्कशंस में बताया था, इनका जो इंटेंशन था डैट वाज ऑफ बिकमिंग एन इम्पीरियल पावर। तो शुरू शुरू में इनके रूल को आप कह सकते हो कि इट वाज ऑफ द नेचर ऑफ इम्पीरियलिज्म विच लेटर गॉट कन्वर्टेड इनटू कोलोनियलिज्म। और इसके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी हद तक बता रखा है कि इम्पीरियलिज्म जब भी जो टर्म यूज़ होता है, यहाँ पर आपका जो पूरा इंटेंशन होता है डैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक आस्पेक्ट। यहाँ पर आप प्रॉफिट मेकिंग की आइडियोलॉजी से काम करते हो। अगर आप एक इम्पीरियल पावर हो, आप सामने वाले की कंट्री से, उसकी टेरिटरी से जितना प्रॉफिट हो सके उतना निचोड़ने की कोशिश करते हो। आपका कोई भी इंटेंशन नहीं है एक पॉलिटिकल कंट्रोल बनाने का। लेकिन जब आपको ये लगता है कि प्रॉफिट आ ही रहा है और सामने वाली कंट्री के राजा महाराजा से हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, तो क्यों ना इस कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर भी कंट्रोल पा लिया जाए और इस कंट्री को गुलाम बना लिया जाए। जब आपकी मंशा, आपकी मनोकामना प्रॉफिट मेकिंग से हटकर अलोंग विथ प्रॉफिट मेकिंग सामने वाली कंट्री के टेरिटोरियल कंट्रोल पर आ जाती है, उसको हम कहते हैं कोलोनियलिज्म। यानी कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स की इंटेंशन थी, व्हेन ब्रिटिशर्स चेंज्ड एंड शिफ्टेड देयर इंटेंशन फ्रॉम इंपीरियलिज्म टू कोलोनियलिज्म, तो उनका जो मेन इंटेंशन था इट वाज नॉट ओनली ऑन प्रॉफिट मेकिंग एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन, बट वो पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो भारत पर चाहते थे। और इसी के चलते उन्होंने एक एक करके रीजनल पावर्स को अलग अलग वॉर्स में हराया और मुगल साम्राज्य को निश्चय नाबूद कर दिया एक समय आने के बाद। और उसके बाद फिर आप जानते हो कि उनका बहुत लंबा रूल चला और उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट और वेरियस डेवलपमेंट्स होती हैं, जिसके बाद हमें उनसे आज़ादी मिली। तो इंडिया का ये जो पूरा का पूरा जो सफ़र है अंडर ब्रिटिश कोलोनियलिज्म, इसके बारे में ये पूरा आपका जो पार्ट 1 है, दिस बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो इस पार्ट 1 के बारे में हम इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये चैप्टर के अंदर आपको एक पूरा ओवरव्यू मिलेगा कि 18th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर कौन कौन सी पॉलिटिकल कंडीशंस पनप रही थी, सोशल स्ट्रक्चर इंडिया का कैसा था, और इकोनॉमिक कंडीशंस कौन कौन सी प्रिवेल कर रही थी इंडिया के अंदर विद रिस्पेक्ट टू 18th सेंचुरी। और हम यहाँ पर एक ट्रांजिशनल फेज की भी बात करेंगे कि कैसे हम एंशियंट पीरियड से होते हुए मेडिवल पीरियड्स तक आते हुए हम मॉडर्न इंडिया के अंदर एंटर करते हैं। इस बुक के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ऐसा राइटर हमें यहाँ पर बता रहा है। कुछ इम्पॉर्टेंट अगर हम मैक्रो लेवल से इवेंट्स की बात करें, और ये टाइमलाइन यहाँ पर गिवन है जिसको आप क्विकली मतलब एक तरीके से रिवाइज कर सकते हो व्हेन यू आर रिवाइजिंग योर कंटेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पर क्विकली हम भी नज़र मार लेते हैं इसके ऊपर। अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट इवेंट्स की, 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। 1713 से लेकर 1719 तक लगभग 6 सालों तक फारूक सियार का रूल चलता है। 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह का रूल चलता है। 1720 के और 1730 के दशक में हमें मराठा एम्पायर की एक एक्सपेंशन देखने को मिलती है। और 1738 से लेकर 39 तक एक साल के कार्यकाल में नादिर शाह जो है वो भारत को इन्वेड करता है। 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुआ था जिसमें मुगल्स वर डिफीटेड। 1740 से लेकर 48 तक पहला कार्नेटिक वॉर हुआ था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासे हुआ था, और इसके बारे में ये बोला जाता है कि ये वैसे कहने को तो एक बैटल था, बट दिस बैटल वॉज नेवर एवर फॉट। ये बैटल कभी लड़ा ही नहीं गया। यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं लड़ाई झगड़े जैसा, जैसा एक बैटल का सीन हमारे दिमाग के अंदर आता है, ये कोई एक बैटल नहीं था। बट इट हेल्प्ड इन शिफ्टिंग द पावर। ब्रिटिशर्स के हाथ में काफ़ी हद तक शुरुआती दौर में उनके हाथ में पावर यहाँ पर आ चुकी थी। 1760 में होता है बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश। 1761 में होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एंड 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर।
एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जैसा कि आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स बैटल ऑफ बक्सर के बाद। और इसके बाद आप कह सकते हो कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ब्रिटिशर्स अभी तक इम्पीरियल पावर के तौर पर एक्ट कर रहे थे, वो कॉलोनियल पावर बन चुके थे। ये तो हो गया एक ब्रीफ ओवरव्यू, जो अभी तक हम काफ़ी हद तक इसके अंदर ये सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब थोड़ा सा एनालिसिस की बात कर लेते हैं। जब भी हम दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा आ रहा है द शिफ्ट फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न इंडिया। जब भी दोस्तों हम इस टर्म को देखते हैं मॉडर्न इंडिया, तो ये मॉडर्न इंडिया का प्रॉपर तरीके से जो मतलब होता है वो क्या होता है, और क्या ये कहना सही है व्हेन वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये जो टर्म्स हैं, ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो ट्रांजिशन के फेज को दिखाती हैं, ये कौन से हिस्टोरियन ने दी, कब दी, कैसे दी, और हम उन हिस्टोरियंस को, उनकी बातों को, कि हिस्ट्री को डिवाइड करें इनटू एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, क्या हम इस चीज़ों को सही माने कि नहीं माने, इसके ऊपर एक एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है कि इस चैप्टर को मॉडर्न इंडिया के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। अशरिंग इनटू मॉडर्न इंडिया चैप्टर को जानने से पहले राइटर आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इस एरा को मॉडर्न इंडिया नाम दिया ही क्यों जाता है, वाई वी कॉल इट एज मॉडर्न इंडिया। और अगर हम मॉडर्न इंडिया बोल रहे हैं तो यहाँ पर जो वर्ड है इट इज़ एसोसिएटेड विद मॉडर्निटी। तो ये मॉडर्निटी की शुरुआत जो होती है ये कौन से कार्यकाल में होती है, कब होती है, इसको आंसर करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो कि हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियडाइजेशन। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री को विभिन्न पीरियड्स के अंदर डिवाइड करने वाली चीज़। तो ये जो पीरियडाइजेशन है ये एक फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करता है जहाँ पर हिस्टोरियंस जो हैं वो हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं इनटू स्पेसिफिक स्टेजेस। अब यहाँ पर हम मैक्रो टर्म्स ऑफ पीरियडाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन इसके अलावा कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी रहे हैं जो कि धर्म के बेसिस पर, रिलीजियस एंगल के बेसिस पर हिस्ट्री को डिवाइड करने का काम करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें कि ये जो पीरियडाइजेशन हम हिस्ट्री की करते हैं इनटू स्पेसिफिक स्टेजेस एज एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ये जो मेथड है ये बेसिकली हमें मदद करता है कि हम सिस्टमेटिक तरीके से समझ सकें जो बेसिक माइन्यूट डेवलपमेंट्स होती हैं अलग अलग कार्यकाल में हिस्ट्री के, विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट और सोसाइटी कैसे कैसे इवॉल्व होती है। इससे हमें एक मोटा मोटी एक अंदाज़ा लग जाता है। और ये जो पुराने समय से ये जो चला आ रहा है, द ट्राइड दिस थ्री टर्म्स एज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये जो शुरुआत हुई थी, अगर आप इंडियन वर्ड को यहाँ से हटा दो, अगर आप सिर्फ इसको बोलो एज एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, ये कॉन्सेप्ट हिस्ट्री को ऐसे बाइफरकेट करने वाला, इसकी शुरुआत हुई थी यूरोप से ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। यूरोप के अंदर मेडिवल पीरियड को देखा जाता है कि ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पर, सबसे पहले तो मैं आपको एक टर्म बताता हूँ, इट वॉज रेफर टू एज डार्क एज। डार्क एज इसको क्यों बोला जाता है, जैसा कि हमने PMFIS की बुक के अंदर भी इसको डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर चर्च की जो अथॉरिटी थी वो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी थी और चर्च मिलकर काम करता था मोनार्क के साथ। लेकिन अगर आप कंपेयर करो मोनार्क की अथॉरिटी को, जो भी राजा या रानी जो रूल कर रहे थे यूरोप की विभिन्न कंट्रीज़ को, उनकी अथॉरिटी फिर भी कम थी एज कंपेयर टू द अथॉरिटी ऑफ चर्च। मोनार्क की अथॉरिटी फिर भी काफ़ी हद तक कम थी। और इस पीरियड में अपार्ट फ्रॉम द रोल ऑफ चर्च एंड डोमिनेशन ऑफ चर्च अलॉन्ग विद द मोनार्की, दिस पीरियड इज डिनोटेड बाय स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन दोस्तों एक ऐसा समय होता है किसी भी कंट्री के लिए जहाँ पर कंट्री ना तो अपने प्रोग्रेसिंग मोड पर होती है, ना ही कंट्री अपने डिक्लाइनिंग मोड पर होती है। जो चाल चलन, जो रवैया कंट्री और सोसाइटी के साथ चला आता है वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है।
कंट्री के अंदर आपको ना ही कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तो छोड़ो, वो डिक्लाइनिंग मोड पर भी नहीं जाती हैं। जो एक रीति रिवाज परंपरा एक कंट्री के साथ एसोसिएटेड होकर फिक्स तौर पर इमर्ज होकर आते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही चलते चले जाते हैं। इसको हम स्टैग्नेशन कहते हैं। स्टैग्नेशन वैसे जो वर्ड होता है वो इकोनॉमी के साथ रिलेटेड होता है। जब आप इकोनॉमी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर ये वर्ड पढ़ते हो स्टैग्नेशन के, इकोनॉमी ना तो अपनी डिक्लाइनिंग मोड पर है ना ही राइजिंग ट्रेंड पर है, वो एक जगह स्थिर है, एक जगह रुकी हुई है। इसके अलावा इफ दिस मेडिवल पीरियड ऑफ यूरोप इज डिपिक्टेड बाय द नेम ऑफ स्टैग्नेशन, इसके अलावा एक नेम और यूज़ करा जाता था उसके लिए कि इट वाज अ पीरियड जहाँ पर सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा फॉलो होती थी यूरोप के अंदर, लाइक विच हंटिंग, जादू टोना, और जो सैटैनिक पावर्स हैं, शैतानी शक्तियां हैं, उनकी पूजा वगैरह होना, ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा था। ठीक है। जब ये डिक्लाइन होता है और उसके बाद जब एक नया फेज आता है जिसको हम डिनोट करते हैं विद द वर्ड ऑफ रेनेसा, which is also known by the name of period of enlightenment, उसके बाद माना जाता है कि ये शुरुआत होती है मॉडर्न पीरियड की। और मॉडर्न पीरियड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ ये आई कि इंसानों को सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर डेवलप होती है। अब ये सोचने समझने की क्षमता को हम ये कोई बायोलॉजिकली डिपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सोचने समझने की क्षमता तो इंसानों के पास बहुत पुराने ह्यूमन डेवलपमेंट के एजेस और स्टेजेस के साथ उनके साथ जुड़ी हुई थी। अगर आप पेलियोलिथिक एज वगैरह की बात भी कर लो तब भी, लेकिन यहाँ पर इंसान अभी तक जो डार्क एजेस के अंदर, मेडिवल टाइम के अंदर जो भ्रमित थे, वो भ्रम इंसानों का टूटा जब हमें एडवांसमेंट्स देखने को मिलती हैं इन साइंस, रैशनैलिटी, प्रोग्रेस। एंड दिस वॉज ऑल्सो द टाइम जब बड़ी सारी चीज़ें जो हैं यूरोप की धरती पर इन्वेंट होने लगी थी। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज एरा ऑफ इन्वेंशंस। ये हम एरा ऑफ इन्वेंशंस मेडिवल पीरियड को नहीं बोल रहे हैं, ये हम मॉडर्न एरा को बोल रहे हैं। तो ये एक ओवरव्यू है कि किस तरीके से आपको ये जो स्टेजेस हैं ये प्रोग्रेस होती हुई दिखती है, और ये जो टर्म्स हैं एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड, ये कैसे एसोसिएटेड है विद द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। अगर हम स्पेसिफिकली इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो भारत के इतिहास को समझने के लिए ये जो पीरियडाइजेशन का सिलसिला, ये जो यूज़ करा जाता है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं इनटू द नॉमेनक्लेचर ऑफ एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड सिमिलर टू यूरोपियन हिस्ट्री, यहाँ पर हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम खड़ी होती है। ब्रिटिश पीरियड को जनरली डिनोट करा जाता है विद द पीरियड ऑफ मॉडर्निटी। इसको लेबल करा जाता है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तब मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये चीज़ यूरोप से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि यूरोप में अगर हम मॉडर्निटी को देखें, जैसा कि हमने देखा वहाँ पर मॉडर्निटी के फीचर्स थे कि देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ साइंस, एनलाइटनमेंट, रेनेसा, इन्वेंशंस हो रही थी, इंसानों के अंदर सोचने समझने की रैशनल तरीके से एक क्षमता आ रही थी, और वहाँ पर सोसाइटी एक प्रोग्रेसिंग मोड पर थी। लोग अपने पुराने परंपरा और रीति रिवाज को पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अगर हम ब्रिटिश पीरियड को भारत की धरती पर बोल रहे हैं कि इट स्टार्टेड द एज ऑफ मॉडर्निटी इन इंडिया, तो यहाँ पर हमारे पास भारत के अंदर मॉडर्निटी, अगर हम उसको बोल रहे हैं कि मॉडर्निटी की शुरुआत हो गई थी, मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हो गई थी जस्ट लाइक यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ना तो लिबर्टी का एस्पेक्ट था, ना ही इक्वालिटी थी, और ना ही कोई सोसाइटी एक प्रोग्रेसिव मोड पर थी। पास की जो चीज़ें थी वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी इस टाइम पर भी, जो स्ट्रेच होकर प्रेजेंट एज तक चली आ रही थी। और ब्रिटिशर्स हमें इंडियंस को कहते भी थे कि तुम लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हो, तुम लोग जादू टोने टोटके में विश्वास करते हो, तुम पिछड़े हुए लोग हो। और इसके लिए वो एक प्रकार से हमें एक गाली देने वाला टर्म जो है वो यूज़ करते थे कि तुम जंगली हो, जिसको वो लोग इंग्लिश में हमें बोलते थे डैट यू आर बारबेरियंस, यू आर बारबेरियंस।
तो ब्रिटिश एरा इंडिया के अंदर हम तो ऐसा ही मानते हैं कि वो जो मॉडर्निटी का जो फेज था, जो मॉडर्न पीरियड था, लेकिन जब तक यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे, दिस फेज ऑफ मॉडर्निटी इज कैरेक्टराइज बाय कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, कि उन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा था भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए। सिर्फ एक ही चीज़ उनके द्वारा करी जाती थी, और वो है हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानियों का शोषण करना। अब यहाँ पर एक हिस्टोरियन का नाम बहुत चर्चा में लिया जाता है जब हम बात करते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो एक बुक है यहाँ पर, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसको लिखा गया था जेम्स मिल के द्वारा। ठीक है, जेम्स मिल के द्वारा। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ समझते हैं। जेम्स मिल्स आर्म चेयर हिस्ट्री डिवाइडिंग इंडिया फ्रॉम अ डिस्टेंस। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक 3 वॉल्यूम की एक बुक है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, अगर आप छोटा सा यहाँ पर देख सको, वॉल्यूम 1, ऐसे ही यहाँ पर वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 भी हैं। इसको पब्लिश करा गया था 1817 में बाय स्कॉटिश हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर, जिनका नाम था जेम्स मिल। ये जीएस मिल के फादर थे। जीएस मिल एक पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं जिनका नाम आपने शायद से कभी सुना हो। जैसे क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके अलावा एक दूसरी एनसीईआरटी भी होती है क्लास 11th के अंदर, पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम जेएस मिल की बात करते हैं, ये उनके फादर थे। और ये बहुत ही ज़्यादा कमीना व्यक्ति था, क्योंकि सबसे पहले आप इसके बारे में एक चीज़ पढ़ो यहाँ पर, फिर मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ। जेम्स मिल कभी इंडिया आया नहीं था, और ना ही वो कोई भी हिंदुस्तानी भाषा बोल सकता था। अब जो व्यक्ति आपके देश कभी आया नहीं है, आपके गली मोहल्ले से कभी होकर गुजरा नहीं है, कभी आपसे टकराया नहीं है, ना ही वो आपकी भाषा को बोल सकता है, तो वो कमेंट कैसे कर सकता है आपके कल्चर के ऊपर, आपके देश के ऊपर। तो ये चीज़, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करी जाती है। अब वो क्रिटिसिज्म कौन कौन से एस्पेक्ट्स पर करा जाता है उसको समझते हैं। जेम्स मिल ने इंडिया की हिस्ट्री को क्लासिफाई करा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस लाइन। इसने एक रिलीजियस एंगल दिया था भारत के इतिहास को समझने के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि हिस्टोरियन डिवीजन जो होती है हिस्ट्री की, इट इज़ डिवाइडेड एज एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। जीएस मिल ने तो और अनोखा काम कर डाला था। इसने क्या करा था, इसने इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड करा था एज हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश पीरियड। अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को चलो मान भी लेते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री को ये बोल रहा है व्यक्ति कि दिस इज हिंदू हिस्ट्री, तो यहाँ पर क्या एंशियंट टाइम के अंदर हमें सिर्फ हिंदुज़म ही देखने को मिलता है क्या? डाइवर्सिटी तो शुरू से ही हमारे देश की पहचान रही है। वो डाइवर्सिटी का एंगल क्या एंशियंट टाइम में नहीं था? या फिर अगर ये बोल रहा है कि मेडिवल हिस्ट्री इज क्लासिफाइड एज, इज डिनोटेड एज मुस्लिम हिस्ट्री, तो क्या दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के टाइम पर बाकी धर्मों के लोग यहाँ पर नहीं थे क्या? सिर्फ उन्हीं का चाल चलन, उन्हीं का रीति रिवाज और परंपरा यहाँ पर फॉलो करा जा रहा था क्या? क्या उस टाइम पर पैरेलली पूरे भारत के अंदर कोई भी हिंदू शासक नहीं रहा क्या? या फिर दूसरे धर्म जो है वो मिट्टी में मिल गए थे क्या? सिर्फ इस्लाम का ट्रेंड ही एक प्रोमिनेंट ट्रेंड था पूरे मेडिवल एजिस के अंदर भारत के अंदर? ऐसा नहीं था। तो इसने हिस्ट्री को जब डिवाइड करा इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड एज एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न ना बोलते हुए, तो ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू दीज पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर्स के, यानी कि वर्चस्व किसका है सबसे ज़्यादा। एंशियंट इंडिया के अंदर जेम्स मिल के अकॉर्डिंग हिंदू शासकों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। मेडिवल इंडिया के अंदर मुस्लिम रूलर्स का, मॉडर्न पीरियड के अंदर ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनीज का एंड ब्रिटेन एज अ पावर का। तो इसने हिस्ट्री को एक रिलीजियस एंगल देने की कोशिश करी। इसने हिस्ट्री को रिलीजियस एफिलिएशंस के साथ जोड़ा। और इस डिवीजन के अंदर एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है
कि ही इग्नोर्ड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, और डाइवर्सिटी के साथ साथ जो हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट जो देखने को मिलता है, इसने जेम्स मिल ने पूरी तरीके से इसको इग्नोर कर दिया था, जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पहचान थी। ठीक है, तो ये जेम्स मिल की डिवीजन है हिस्ट्री की एज हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। और जनरली जैसे हिस्टोरियंस क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को, दे टेल अस दैट हिस्ट्री इज डिवाइडेड एज एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन जो मैं आपको एनालिसिस दे रहा था वो यही वाली बात हो रही है यहाँ पर, कि अगर हम मेडिवल पीरियड बोल रहे हैं, जैसे अगर आप जेम्स मिल की बात को, ये जेम्स मिल की बात को अगर हम मान भी ले सही, तो अगर हम मेडिवल पीरियड बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को इंडिया के अंदर, लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ हमें मेडिवल पीरियड के अंदर अगर हम बोले कि इट वाज इस्लामिक पीरियड, या फिर अगर जैसा कि जेम्स मिल ने बोला प्रॉपर तरीके से मुस्लिम हिस्ट्री, तो यहाँ पर क्या हमें दूसरे कल्चर्स पनपते हुए भारत की धरती के अंदर नहीं दिख रहे थे क्या? क्या ये फ्लरिश नहीं कर रहे थे? क्या सिर्फ इस्लामिक भाषाओं का ही चाल चलन था, बाकी लैंग्वेजेस क्या पूरी तरीके से इरेडिकेट हो गई थी? या फिर देश के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के तौर पर क्या हमें सिर्फ जो इस्लामिक राजा महाराजा थे सिर्फ उन्हीं का वर्चस्व देखने को मिलता है? क्या हिंदू रूलर्स का आगमन या फिर हिंदू रूलर्स का जो वर्चस्व है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था क्या? ऐसा नहीं है, ये हम भी जानते हैं। तो अगर हम इस टर्म को यूज़ कर भी रहे हैं कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री या मेडिवल पीरियड अगर हम किसी टाइम को बोल रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेडिवल पीरियड अगर यूरोपियन हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है डार्क फेज के, जहाँ पर बात करी जाती है कि देयर वॉज नो साइंटिफिक इन्वेंशन, देयर वॉज नो रैशनैलिटी, नो प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन द सोसाइटी, इसलिए हम उसको डार्क एज बोल रहे हैं। लेकिन आप इसको एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट नहीं दे सकते हो। मेडिवल टर्म अगर किसी एक टाइम पीरियड को डिनोट करते हुए बोला जा रहा है, तो उस मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर भी हमें डाइवर्सिटी और कोई ना कोई एडवांसमेंट ज़रूर देखने को मिलती हैं। तो यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमें एक ओवरलैप भी देखने को मिलता है दूसरे टाइम पीरियड के साथ। जैसे मेडिवल की बड़ी सारी चीज़ें अपनी झलक मॉडर्न पीरियड के साथ दिखाती हैं, एंशंट की बड़ी सारी चीज़ों की झलक हमें मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर देखने को मिलती है। तो ये जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग का एस्पेक्ट है ऑफ द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स विच कम एंड गेट बोरोड फ्रॉम एंशियंट टू मेडिवल एंड मेडिवल टू मॉडर्न, ये इन टाइम पीरियड्स के अंदर हमें ये सजेस्ट करता है कि अगर हम हिस्ट्री को लेबल करते हैं स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड, तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवरली सिंपलिस्टिक क्लासिफिकेशन हो जाएगी हिस्ट्री की। तो इसके ऊपर हिस्टोरियंस की शुरू से ही एक डिबेट चलती है। और जेम्स मिल की बात को इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये तो टोटली गलत बात हो जाती है कि हम धार्मिक एंगल दें हिस्ट्री को देखने के लिए एज हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। तो द डिबेट रिगार्डिंग द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री आज भी कंटिन्यू रहती है। कुछ स्कॉलर्स ये आर्ग्यू करते हैं दैट वी नीड अ बैलेंस्ड अप्रोच, जहाँ पर हम रिकॉग्नाइज करें कुछ कॉन्टिन्यूटीज़ को एंड कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज़ को विद इन द इंडियन हिस्ट्री। कॉन्टिन्यूटीज़ मतलब कौन कौन सी चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं फ्रॉम एंशियंट, जिसकी झलक हमें मेडिवल के अंदर देखने को मिलती है, एंड मेडिवल की झलक हमें मॉडर्न टाइम पीरियड्स के अंदर देखने को मिलती है। डिसकॉन्टिन्यूटीज़ मतलब जो चीज़ें सिर्फ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट थी, मेडिवल टाइम तक आते आते वो इरेडिकेट हो गई या वो पीछे छूट गई। जैसे इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी के अंदर एक बहुत मेजर ब्रेक हमें देखने को मिलता है। एंशियंट टाइम पीरियड के अंदर जितना फिलोसफिकल एंगल, जितना बात करी जाती थी माइंड ब्रेन के कनेक्शन की, ह्यूमन जो है वो कैसे कनेक्टेड है यूनिवर्सल सोल के साथ, ये जो फिलोसफिकल डिबेट्स एंड डिस्कशंस हैं ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर आ जाते हैं, और मॉडर्न टाइम पीरियड तक आते आते ये एक तरीके से लुप्त हो जाते हैं। वो अलग बात है कि इसका रिवाइवल जो है वो बड़ी सारी मूवमेंट्स के अंदर बहुत सारे नेशनल लीडर्स ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में आफ्टर इंडिपेंडेंस हम बात करते हैं, लेकिन वो जो एक इंडियन फिलोसफी का जो वर्चस्व था एंशियंट टाइम पीरियड के अंदर, वो हमें डिसकंटिन्यू होता हुआ नज़र आता है इन मेडिवल टाइम पीरियड एंड मॉडर्न टाइम पीरियड। उसका जो वजन था वो कमज़ोर हो जाता है, वो उतना ज़्यादा
फिलोसफिकल डिबेट्स वगैरह हमारे देश के अंदर उतनी ज़्यादा आगे टाइम पीरियड के अंदर हमें देखने को मिलती नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो मेजर हिस्टोरियंस की ये जो कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन है हिस्ट्री की एज एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू अगर हम जेम्स मिल की बात को माने, जैसे कि उसने हिस्ट्री को क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंगल एज हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस बुक के अंदर, ऐसा राइटर आपको बता रहे हैं। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो होती है विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स। एक के बाद एक यूरोपियन पावर्स आती गई, जैसा कि ये जो शुरुआत होती है भारत के अंदर, ये शुरुआत होती है पोर्चुगीज़ पावर से, ठीक है। जब ये वास्को डी गामा वगैरह आए, और वास्को डी गामा से पहले भी जो पुर्तगाली जो थे, जो पोर्चुगीज़ पीपल थे, वो और भी इधर उधर जो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, जो रीजन्स हैं, उनके अंदर जा रहे थे। एंड इट वाज द एरा जहाँ पर लोग, जो राजा महाराजा थे, अपनी कंट्री के वेरियस लोगों को शिप्स के थ्रू सेलर्स के तौर पर वो भेजते थे कि नए नए एरियाज़ को डिस्कवर करो, नए नए मार्केट्स को डिस्कवर करो, वहाँ से प्रोडक्ट्स लेकर आओ और उसको देखो कि हम अपनी कंट्री के अंदर कैसे लेकर आ सकते हैं, ताकि हम उसको अपनी मार्केट्स के अंदर, आसपास की यूरोपियन मार्केट्स के अंदर बेच सकें। और जब उन लोगों को पता लगा कि इंडिया जैसा कोई देश है और अफ्रीका और एशिया नाम का कोई कॉन्टिनेंट है, तो वो बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जाने लगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू में दे एक्टेड लाइक अ इम्पीरियल पावर, लेकिन बाद में उनकी जो टेंडेंसी थी, इट चेंज टूवर्ड्स कोलोनियलिज्म, ठीक है। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे यूरोपियन पावर्स आती चली गई, तो जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था देश का, ओरिजिनल सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, वो कैसे चेंज होता हुआ चला गया, और कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हमारे देश में आते हैं इन यूरोपियन पावर्स के आने की वजह से। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस तो पास्ट में भी होते चले जा रहे थे, जैसे एंशियंट टाइम पीरियड से लेकर मेडिवल टाइम पीरियड तक अगर आप देखो, तो बड़े सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, सोशल स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनके अंदर एक सिस्टमैटिक तरीके से एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करी है। वो अलग बात है कि उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव, अपने तौर तरीके भारत के लोगों के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करी है, बेस्टो करने की कोशिश करी है, ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करी है। लेकिन हमें ब्रिटिशर्स की एक बात बहुत अच्छी लगती थी, भले ही उनके रूल की वजह से ये सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है, जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस है, हमारे देश में आए, बट वी ऑलवेज रिस्पेक्टेड देयर पॉलिसी ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि अगर उनको कोई भी हरकत करनी है तो वो पहले उसके लिए कानून बनाते थे। और यही रीज़न है कि ब्रिटिशर्स ने 1773 के अंदर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, जैसे कोर्ट्स बनाने का, जैसे पहला कोर्ट आप लक्ष्मीकांत के अंदर पढ़ते हो, पहला सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलकत्ता के अंदर स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1773। तो ब्रिटिशर्स हर एक चीज़ रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग करना पसंद करते थे, कि ऐसा नहीं कि उनको हवा में कोई एक डिसीजन लेना है। वो एक हिंदुस्तानियों के सामने, रूलर्स के सामने एक चिट्ठा रखते थे कि देखो, हम कुछ भी जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि रात को हमें सपना आया या रात को हमें एक्साइटमेंट हुई कि सुबह उठ के आज चलो कुछ तूफानी करते हैं, और हम निकल पड़े रोड पर, या फिर एक एम और एक गोल के साथ कि आज हमें ये वाली हरकत करनी है। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, हमने इसके ऊपर कानून बना रखा है। और लॉ का यहाँ पर ये मतलब है कि लॉ के अंदर कोई भी बातें हवाइयाँ महल बनाकर नहीं होती हैं, एक हवा के लिए बनाकर नहीं होती हैं कि आप मन में जो सोचो आप कुछ भी कर लोगे। लॉ के अंदर प्रॉपर तरीके से जो प्रोविजंस होते हैं वो लिखे जाते हैं एक एक करके, और उन्हीं प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है वो वेरियस जो चीज़ें हैं वो करी जाती थी इनके द्वारा। और इसलिए इनका ये जो रूल ऑफ लॉ का जो आस्पेक्ट है, ये हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और हम इस कदर इनके रूल ऑफ लॉ के आस्पेक्ट से इम्प्रेस हुए कि भारत की आज़ादी के बाद हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स की इस परंपरा को अपनाया। एंड हर एक चीज़ जो कि उनकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएटेड थी, एक तो पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मॉडल हमने ब्रिटिशर्स का अपनाया, और उसके साथ जो भी उनका एक रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उन सारी चीज़ों को हमने इंटीग्रेट करने की कोशिश करी
भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर। और जैसा कि आप इंडियन इकोनॉमी की बुक्स के अंदर पढ़ते हो कि ब्रिटिशर्स के रूल की बहुत ज़्यादा बुराइयां करी जाती हैं, उनको क्रिटिसाइज करा जाता है, लेकिन उनके जो कुछ रूल थे, भले ही वो मतलब जो उनके कुछ कुछ डेवलपमेंट्स जो थी, जो उनके कुछ हरकतें जो थी, भले ही वो उनके खुद के फ़ायदे के लिए थी, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारा फ़ायदा भी उसके साथ कर गए। फॉर एग्जाम्पल, एक जो चीज़ है जिसमें उनकी तारीफ करी जाती है, डैट दे ब्रॉट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट टू इंडिया। जैसे कि हम इंडियन इकोनॉमी के एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते हैं, डैट फर्स्ट ट्रेन started by the Britishers. It ran between the two cities of Maharashtra, बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे से लेकर थाने तक पहली ट्रेन चली थी। और कैसे इन्होंने टेलीग्राफ सर्विस, पोस्टल सर्विस, कैनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, वेरियस पोर्ट्स, रेलवे लाइंस, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को भारत के अंदर क्रिएट करा था, जिसके बाद हमने आज़ादी के बाद इसको और बेटर करने की कोशिश करी। ठीक है, अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर जो हमें एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक रंग रूप देखने को मिलता है, वो शायद से मिसिंग होता भारत की धरती से। ठीक है, तो अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे अ सेंचुरी ऑफ ट्रांजिशन, इंडिया इन द 18th सेंचुरी। यानी कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे कि ब्रिटिशर्स और दूसरी यूरोपियन पावर्स के आने से पहले भारत की क्या स्थिति थी। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।